पुजारी पुजारी। ईश्वर करेगा मतलब सत्ता किसके हाथ में आएगी? पुजारी पुजारी के हाथ। जो स्कूल का हेडमास्टर रहेगा वो किसका आदेश मानेगा? पुजारी। जो गांव का सरपंच रहेगा वो किसका आदेश मानेगा? किसके सामने नमन करेगा? किसके पैर छूएगा? गांव का पुलिस पाटिल है जो प्रमुख, जिसके हाथ में गांव की रक्षा करने का जिम्मा रहता है अधिक, तो वो किसके पैर छूएगा? यानी राज किसका रहेगा? पुजारी और पुजारी कौन से जाति का रहेगा? ब्राह्मण। इतनी गहरी छवि। पुजारी ने बोल दिया कि ये शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, ज्यादा होशियार है, उसको कैसा पीछे खींचेगा? मास्टर तो बोल देगा अरे स्कूल में अच्छा मत पढ़ाओ, धार्मिक पढ़ाओ, पुराण पढ़ाओ, भगवत गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, लेकिन साइंस जो विज्ञान है वो मत पढ़ाओ। टीचर को सुनना ही पड़ेगा। तुम्हारे पर अन्याय हो गया, पुलिस पाटिल की तरफ पुलिस आती गाँव में, पुलिस पाटिल को पूछेगा जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे में से एक अच्छा लड़के का नाम बता देगा, जैसे गुजरात में चलता है, राजस्थान में चलता है। राजस्थान में जो कौन वो डकैत बन गई थी, फुलन देवी। फुलन देवी की हिस्ट्री क्या है? फुलन देवी की हिस्ट्री थी कि जिस गांव में वो रहती थी, जो मल्ला जो रहते हैं ना, नाव चलाने वाले, अपन नीवर बोलते हो गए, उस टाइप की छोटी जाति की समाज में पैदा हुई थी वो। तो वहां पे जो जमींदार है, ठाकुर लोग प्रमुख रहते हो, जमींदार, पूरा गांव उनके अंडर में रहता है। पुलिस भी आती है, जमादार भी आता है, पीआई पुलिस इंस्पेक्टर भी आता है, कोई भी आएगा तो वो ठाकुर के पास आएगा। ठाकुर उसकी पूरी व्यवस्था करता है खाने पीने की, उसको जो चाहिए वो। और उधर जो रिवाज है, वहां का पीआई आया पुलिस स्टेशन, मेरे को शराब तो मिल जाएगी, मटन तो मिल जाएगी, मेरे को रात को लड़की होगा लेके जाना। तो फिर किसी के भी घर में जाएंगे, तेरी लड़की रात को भेजना, तेरी औरत रात को भेजना ही पड़ता। अगर नहीं भेजेंगे उसका घर जला देंगे, ये सिस्टम कई साल तक चले, कई साल तक चले। मैंने राजस्थान में यानी करीबन 3 शिविर लिया मैंने राजस्थान में, वो भी ऐसे जगह पे शिविर लिया, ऐसी जगह पर कि जहाँ पे जितना न्याय अत्याचार है वहां पे मैंने शिविर लिया और वहां के लोगों को वहां के लोगों के हाल देखा। आज भी स्कूल में पानी पीने के मटके को हाथ लगाए वो बच्चे को मार दो। एक गांव में हमने कार्यक्रम किए थे राजस्थान में, इसका लड़का मिलिट्री में था, वो मर गया। तो वहाँ गांव में एक जगह थी, क्योंकि हरियाणा पंजाब की तरफ ज़्यादा लड़के मिलिट्री में जाते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, ज़्यादा वो दूसरी नौकरी नहीं करते, फौज में चले जाते। तो उनके लिए स्पेशल जलाने की भूमि है और उसका स्टैचू में लगाने की एक जगह है। अब ये दलित का लड़का, उसका विरोध किए लोग गाँव वाले, नहीं उसका स्टैचू हमारे लड़कों के साथ में नहीं होना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए, नहीं जलाने चाहिए, उसको अलग जला गया, स्टैचू नहीं बनाने होती है। तो फिर उसके घर में, उस लड़के के घर में कार्यक्रम था श्रद्धांजलि का। फिर हम वो लोग गए उस गाँव में, ऐसे पूरे जमींदार लोग, ठाकुर लोग, ऐसे पूरे बंदूक लेके बोले नहीं बंदे जी घर में करेंगे, अभी वो गोली वोली चलेगी, वो
चलेंगे तो चलेंगे, उसमें मरने का किसको डर है? जब हमने जीवन दिया तो मरने को कौन डर है? कोई नहीं करता। मरना तो है ही। बोला ठीक है आपकी इच्छा नहीं तो मैं तो फिर तैयार हूँ। फिर उसके घर में हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लिया। तो वहां पे जो लेडीज है, देखो कैसी जमाना है, वहां के लिए जो लेडीज है, हमने वो बड़ा आंगन है, वहां पे जगह की कोई कमी नहीं है, पूरा जगह जगह बिहार बनाएंगे तो एक खेत आपको दे देंगे, जगह की कोई कमी नहीं। पंजाब हरियाणा में जगह मिल जाती है। तो फिर उसके आंगन में हमने वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का, बच्चे का फोटो वगैरह सब लोग, लेकिन बच्चे की माँ और बच्चे के रिश्तेदार बहन घर के अंदर से दरवाजे से देखते थे, लेकिन लोगों के सामने नहीं आते। इतना पर्दा है वहां, ऐसे चेहरा ढक के रखते हो। भोजन भी परसेंगे तो लेडीज नहीं परसेंगे, जेंट्स लेडीज सामने आती ही नहीं। और 5 दिन का शिविर है तो पहले दिन तो एक भी लेडीज नहीं है वहां पे। पंचायत का राज चलता है, पंचायत राज। और वो तो उसको अपन फेटा बोलते हो, तो क्या कुछ तो भी उसका अलग नाम है ना, पगड़ी देते हो। पगड़ी वाले जो रहते हैं वो समाज के प्रमुख होते हैं। फिर वो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारा बच्चा बन गया, तुम क्यों इतना ये क्यों करते? फिर वो गांव के पंचायत के प्रमुख थे उनके समाज के, तो बोला आने दो लेडीज को। फिर उसने बोला आओ आओ। फिर लेडीज लोग आए, सब आए। फिर हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया। और फिर दूसरे दिन 6-7 महिला आई। ऐसे धीरे धीरे शिविर में 30-35 महिलाएं आई। आज भी ऐसी पोजीशन है। तो आज हमें जो अधिकार मिला है थोड़ा बहुत, वो संविधान की वजह से मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है। लेकिन आज भी बाबा साहब की करुणा की जाती है। आज भी बाबा साहब के बारे में गलत सोचा जाता है। भिक्षुओं के द्वारा जब बाबा साहब के बारे में गलत विचार सोचे जाते हैं, तब सबसे बड़ी दुख की बात है। इसलिए हमने जो समतोलपना समभाव निर्माण होने को ना, कि हमारे मन में किसी के प्रति गुना नहीं होना चाहिए, बाबा साहब के प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो बाबा साहब को ये अनुभव बहुत आए थे, जीवन भर अनुभव आए। उसके बाद में कई अनुमान निकाले कि ये कैसा मिटाया जाए। उनके सामने बहुत प्रश्न है कि ये जो सारी पीड़ा देखते थे, वो अत्याचार देखते थे, जैसे उन्होंने मार्च का 14 तरह का सत्याग्रह किया, तो वहां पे जो हाथ लगाए अपने लोगों ने, वह तालाब धो दिया। किससे? गोमूत्र से, गोबर जमा करके उसका ये करके तालाब को शुद्ध किया उन्होंने। कितने अनुभव आए थे। तो जो अनुभव, उसके बाद में उन्होंने अनुमान निकाला। जैसे जैसे अनुभव आए वैसा वैसा उन्होंने अनुमान निकाला। तो हमारे जिंदगी में भी जितने अनुभव आते हैं, जैसे जैसे अच्छे भी आते होंगे, बुरे भी आते होंगे, हमें अनुमान निकालना है। उसको चिंतन करना है कि ऐसा अनुभव आया है, ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी भारत में ऐसी परिस्थिति बन रही है, हम शांत रहने से नहीं होगा, देखो परिस्थिति गंभीर होती जा रही है। तो अनुमान निकाला। फिर उन्होंने कारणों के ऊपर कई बार चिंतन किया कि कारण तो उनको पता लगा कि यहाँ पे जाति व्यवस्था है, यहाँ पे वर्ग व्यवस्था है, यहाँ पर वर्चस्व है लोगों का, ठाकुर है, दबंगगिरी है, बहुजनवाद है, बहुसंख्यकवाद है, यानी जिस गांव में जिस बहुसंख्यक लोगों की सत्ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे
आदिवासी भी है। एक गांव में समझो 90% आदिवासी और 10 घर शेड्यूल कास्ट के मार समाज में। तो वो आदिवासी रहने के बावजूद भी ये अल्पसंख्यक है 10 घर के, तो उनको दूर रखा जाता है, दूर रखा जाता है। मैंने वो प्रिमिटिव ग्रुप के लोग थे जो पे आदिवासी लिंगोटी पे रहते थे, वहाँ 8 साल मैंने काम किया। वो जगह लड़कियाँ लेडीज पूरा जो ब्लाउज पहन के लेडीज रहती थी, लेकिन जिनकी शादी होती थी वो ब्लाउज भी नहीं पहनती थी, और हर लड़की घुटने तक लपेटती थी सिर्फ, और आदमी तो लिंगोटी रहते बस लिंगोटी पे। प्रिमिटिव ग्रुप यानी आदिम जाति के लोग मामला करते हैं ऐसे वहां पे 8 साल हुए। वहां पे भी जो कुएं थे तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को उनकी बकेट जब कुएं में डालते थे तो शेड्यूल कास्ट की भाई उस समय अपनी मालती बकेट कुएं में नहीं डाल सकते। हमारा पहले पानी होने दो, उसके बाद में पानी बकेट का स्पर्श नहीं होना पानी में। ये कितनी मानसिकता, ये सारी मानसिकता जो है वो बाबा साहब ने उसका अनुभव किया। इसलिए बाबा साहब का जो दिमाग इतना ब्रॉड हुआ था, इतना चिंतनशील हुआ था बाबा साहब का, कि इतने अनुभव लिए उन्होंने जो दिल को झंझोड़ देते हैं, ऐसे अनुभव बाबा साहब ने किया था। और उसे फिर उन कारणों पे चिंतन किया, और कारणों पे चिंतन करने के बाद में उन कारणों का निराकरण करना कैसा किया जाए, ये सारी समस्याएं उन्होंने बचपन से देखते देखते बड़े हुए। क्लासमेट के साथ में कैसा बर्ताव होता था, टीचर के साथ में कैसा बर्ताव करता था, एक नाई कैसा बर्ताव करता था, एक दुकानदार कैसा बर्ताव करता था, सब उसका अनुभव, वो सब का उनको उन्होंने पूरा सब देख लिया पीड़ा साल की। और उसके बाद में फिर उन्होंने कारणों के निराकरण पर एक कॉन्सेंट्रेशन किया। इतने सारे कारण हैं, ये कारण का निराकरण कैसे करो? देखो, दूसरे लड़के, कुछ लड़कों में वो भाव होता है, सभी लड़के लगभग सभी लोगों में वो भाव नहीं होता। बाबा साहब के जमाने में युवा नहीं होंगे क्या? युवा तो होंगे अपने समाज में, लेकिन बाबा साहब के मन में जो चिंगारी लगी थी, वो दूसरे युवाओं में चिंगारी लगी थी क्या? वो अपमान सहन करते गए, जिंदगी चले गए अपमान सहन करते करते, आखिर वो मर भी गए। लेकिन बाबा साहब के मन में चिंगारी लगी, ज्वाला निर्माण हुई कि ये सब कारण है, इनका कारणों का निराकरण कैसे? ये बहुत बड़ी बीमारी है, जातिवाद, ये सबसे बड़ी बीमारी है। उसका निराकरण कैसा होना चाहिए, इस जातियों का अंत कैसा होना चाहिए, उन्होंने चिंतन किया। चिंतन करने के बाद में उन्होंने कि जब तक मैं ज्ञान प्राप्त न करूं तब तक मैं अपने समाज की गुलामगिरी दूर नहीं कर सकता। उन्होंने अनुमान लगाया, चिंतन किया कि जब तक मैं उनको कैसे जीत सकता हूं, एक कारणों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे बुद्ध का किताब मिला, बुद्ध चरित्र, जब 10वीं पास हुए थे, मैट्रिक पास हुए थे, तब केडुस्कर गुरु जी ने उनको किताब दिया था, बुद्ध के चरित्र उन्होंने पढ़ा था। तो उनको चरित्र से ये पता चला कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया इसलिए बुद्ध बने। बुद्ध ने शील चरित्र अच्छा रखा इसलिए बुद्ध बने।
बुद्ध ने स्वाभिमान रखा था, इसलिए बुद्ध बने। ये सारी चीज मुझे भी करना है, मुझे भी चारित्र अच्छा रखना है, पवित्रता रखना है, मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करूंगा तभी मैं अपने समाज के दुख समस्या दूर करूंगा। आपको भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी समाज में बनना है, जो भी बनना चाहोगे, वो इसलिए आपको बनना है कि नौकरी लगी, शादी की, बाल बच्चे आ गए, मकान हो गया, गाड़ी आ गए, कंप्यूटर आ गए, वो आपका एम नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन में समाज के लिए कुछ समर्पण करूं, अपने भाइयों के लिए कुछ करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो, अपने पड़ोसी के बारे में करो। इतना बड़ा ज्यादा काम नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मैं कुछ तो करूँ। और आपको कुछ करने का है तो कुछ बनना पड़ेगा, बिना कुछ बने आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। जैसे मेरे मन में दान देने की इच्छा है, मैं दान कब दे सकूंगा, कब दूंगा? जब मेरे पास दान देने की एक पोजीशन रहेगी, दान देने लायक बनूंगा, तभी मैं दान दे सकूंगा। जब मैं दान देने लायक नहीं बनूंगा तो मैं ये दान कैसे दूंगा? इसलिए हमें वो पोजीशन तैयार करना है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, तो मुझे स्वयं ऐसा बनना पड़ेगा ना समाज के लिए कुछ करने का। समाज का ऋण है, माँ बाप का ऋण है, अपने भाइयों का ऋण है, वो ऋण हमें चुकता करना पड़ेगा। तो हमारे में काबिलियत निर्माण करना पड़ेगा, वो स्थिति हमें निर्माण करना पड़ेगा। हम कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? पैरासाइट मालूम, पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो दूसरे पे जिंदा है उसको पैरासाइट बोलते हैं। हम पैरासाइट बन के ना रहे, दूसरे से भरो, दूसरे के भरोसे मौत मस्ती करो, दूसरे के भरोसे जियो, दूसरे के भरोसे ये पैरासाइट की जिंदगी। हमने कुछ देने वाले बनना चाहिए, हमने कुछ करने वाले बनना चाहिए, हम कुछ करें, ये काबिलियत हमारे में बनाना है। तो बाबा साहब के दिमाग में वो बात आई। जब बाबा साहब मैट्रिक में थे, 10वीं में थे, तो उनके कितने परसेंटेज थे बाबा साहब के? नहीं, 33%, यानी बाउंड्री पे पास हो। उस समय पास होने के लिए 33%, 30% लगते थे, तो बिल्कुल बाउंड्री से मैट्रिक पास हुए। यानी इतने बचपन से ये नहीं थे, लेकिन उनमें ज्वाला थी, उनमें जीत थी कि मुझे समाज की समस्या को दूर करना है। उसके बाद में वो ग्रेजुएट हुए, बीए हो गए। बीए में कितने परसेंटेज थे उनके? अरे वो 51 थे। सेकंड डिवीजन में करीबन सेकंड डिवीजन में पास हुए थे। फिर भी जीत थी, उनको परसेंटेज कम मिले, फिर भी जीत थी कि मुझे कुछ न कुछ। तो उस समय तो अपने समाज का एक आदि लड़का अगर पास भी हो गया तो भी लोग उनका सम्मान करते थे कि एक लड़का तो गया, कम से कम मैट्रिक तो पास हुआ, एक लड़का कम से कम बीए तो हो गया। उस समय तो एक भी लड़का बीए नहीं होता था, एक लड़का बीए तो हो गया, एक लड़का कम से कम मैट्रिक, उसका सत्कार करते थे कि अपने समाज में एक लड़का मैट्रिक पास हो गया। ऐसी परिस्थिति थी। तो उसके बाद में जब वो एक बार जो सयाजीराव गायकवाड़ है, उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ ने
इश्तिहार निकाला था कि जो लड़के फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं उनको मैं शिष्यवृत्ति दूंगा और फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजूंगा। जब केडुस्कर गुरु जी को पता चला तो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को ले गए उनके पास में और उनको कहा कि इनको फॉरेन में जाना है। तो उसने सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी चौकसी की, शादी हो गई, पत्नी की जिम्मेदारी है। बोले ऐसा करो, बोले गरीब धन तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम नौकरी करो, ये करो, काम करो, क्यों बाहर पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। उसने जवाब दिया बाबा साहब ने कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मैं तो कैसे भी नौकरी मिल जाएगी। उस समय तो 7वीं 8वीं वाले को नौकरी मिल जाती, वो तो ग्रेजुएट थे, उनको नौकरी कहीं भी मिल जाती। मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे समाज की जो गुलामगिरी की बेड़ियां है, समाज को जो गुलाम बनाया गया है, समाज के गुलामगिरी से दूर करना है, इसलिए पढ़ना है। मैं जितना ऊंचा शिक्षण लूंगा, जितनी ज्यादा पढ़ाई करूंगा, उतना मैं समाज की समस्या दूर करूंगा। ये बाबा साहब का ध्येय था, इसलिए बाबा साहब पढ़ना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। आज हमारे कलेक्टर होते, आईएएस होते, उनके एम रहता क्या, वो उनका एम क्या रहता कलेक्टर बनने के बाद? पैसे कमाने का रहता। लेकिन बाबा साहब का एम क्या था कि मेरा समाज गरीब है, मेरे समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस समाज का मैं समस्या दूर करूं, अन्याय अत्याचार दूर करूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का एम था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े। जब कोलंबस विद्यापीठ में उन्होंने उनको एडमिशन मिला, वहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद में उन्होंने पूरा अध्ययन और चिंतन में अपना लक्ष्य केंद्रित किया। उनको बहुत से ऑफर आए कि जो कोई संगठन में आपको ये बड़ा पद देंगे, वो आप संगठन में काम करो, देश के लिए काम करो। उनके दिमाग में एक ही था कि मैं ज्ञानी बनूंगा तो सब क्षेत्र में काम कर सकूंगा, मैं वो ऊंचे पद पे चले जाऊंगा, अपनी लेवल बढ़ाऊंगा। आज तुम गांव में जाओगे या फिर शहर में रहते हो नागपुर में, तुम किसी को कुछ बोलेंगे तो तुम्हारी बात मानेगा क्या? ये तो लड़का है, उसको क्या समझता है, बच्चा है, उसको क्या समझता है, तुमको नजरअंदाज करेंगे। लेकिन जब तुम कुछ बनेंगे, कोई क्षेत्र में बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बोला अरे नहीं, ये डॉक्टर है, उसकी बात सुनना पड़ेगा, ये इंजीनियर है, इसकी बात सुनना पड़ेगा, ये कलेक्टर बन गया, इसकी बात सुनना पड़ेगा, ये जज बन गया, इसकी बात सुनना पड़ेगा। आप में वो काबिलियत अगर तैयार हो गई तो आपकी बात सुनेंगे। या फिर राजनीति में चले गए तो राजनीति में भी पावर आता है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, तभी लोग हमारी बात सुनेंगे। छोटे आदमी की कोई बात सुनता नहीं, सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। इसलिए उन्होंने अध्ययन और चिंतन किया, इतना गहराई से अध्ययन और चिंतन किया। उनका लक्ष्य था अध्ययन करना और चिंतन करना, कारणों पे चिंतन करना, निराकरण पे चिंतन करना, प्रश्न निर्माण करना, उसके जवाब निकालना। जब तक मन में प्रश्न निर्माण नहीं होते तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पढ़ाई का एक यह फार्मूला है कि पहले एक टारगेट बनाओ। जैसे किताब पढ़ते हो कोई भी, तो उस किताब का पहले हेडिंग देखो, कौन सा किताब है, बाबा साहब का चरित्र है, फिर बाबा साहब के चरित्र है, या फिर अर्थशास्त्र है,
या फिर फिजिक्स का किताब है, किताब मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिर एक प्रकरण देखेंगे, कौन सा प्रकरण फिजिक्स का पढ़ना है, फिर वो पढ़ने पे नजर घुमाएंगे तो विषय ख्याल में आएगा कि ये विषय के बारे में। जब विषय ख्याल में आएगा तो प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा। अब इस विषय के बारे में हमें ऐसे प्रश्न निर्माण करना है कि वो किताब से प्रश्नों का जवाब हमको स्वयं ढूंढना है। जिस दिन वो प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न निर्माण करना और उसके जवाब स्वयं ढूंढना, स्वयं प्रैक्टिस करना जवाब ढूंढने, तब वो तुम्हारा माइंड बहुत डेवलप होगा। बनते जी रात को उनके मन में जो प्रश्न आते हैं, रात को 12-12 बजे तक बैठते हैं, ढूंढते ये प्रश्न है, मुझे अभी यहाँ भाषण देना है 8 जनवरी जैसा धम्मध्वज दिन है। तो जब मेरे सामने प्रश्न निर्माण हुआ, धम्मध्वज के बारे में बोलना है, तो ये प्रश्न निर्माण हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धम्मध्वज कैसा निर्माण हुआ उसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स निकालना पड़ेगा, तभी मैं बोलूँगा। ये क्यों कि मेरे सामने प्रश्न निर्माण हुआ कि धम्मध्वज के बारे में मुझे बोलना है। उसी प्रकार अध्ययन की यही पद्धति है कि जब तुम्हारे मन में प्रश्न निर्माण होता है तब हम उसका जवाब देते हैं। जब प्रश्न निर्माण नहीं हुआ